घने अंधकार वन में एक बेहद खतरनाक भेड़िया रहता था। उसका नाम कालदंत था। उसके डर से पूरा जंगल कांपता था। कोई भी जानवर शाम ढलने के बाद अपने बिल या गुफा से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। अरे खरगोश भाई, जल्दी भागो यहाँ से। अगर कालदंत ने देख लिया तो आज बचना मुश्किल हो जाएगा। क्या सच में वो इतना खतरनाक है? खतरनाक नहीं, मौत है, मौत। वो अपने शिकार को छोड़ता नहीं, पहले खेलता है फिर धीरे धीरे मारता है। तभी दोनों जानवर डरकर वहां से भाग गए। कुछ देर बाद वहीं से कालदंत गुजर रहा था। अजीब बात है, आज पूरा जंगल खाली क्यों लग रहा है? क्या सबको मेरे निकलने का समय पता चल गया है? अब मुझे अपना तरीका बदलना होगा। उधर हिरनी गौरी अपने 2 बच्चों के साथ नदी किनारे घास खा रही थी। बच्चों जल्दी खाओ, सूरज ऊपर आने से पहले घर लौटना होगा। माँ, हम हर समय डरकर क्यों जीते हैं? क्योंकि इस जंगल में कालदंत नाम का खूंखार शिकारी रहता है बेटा। वो किसी पर दया नहीं करता। लेकिन जंगल का राजा हाथी महाराज तो है ना, वो हमें बचाएंगे। बेटा, कालदंत से तो बड़ी बड़ी शिकारी डरती हैं। अब जल्दी चलो यहाँ से। तभी झाड़ियों के पीछे छिपा कालदंत उनकी बातें सुन रहा था। वाह, आज तो पूरा परिवार हाथ लग गया। अचानक कालदंत ने हमला कर दिया। सभी जानवर डरकर भाग गए, लेकिन गौरी का छोटा बच्चा पीछे रह गया। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कालदंत बच्चे को उठाकर जंगल की ओर भाग गया। गौरी रोती हुई सीधे हाथी महाराज के दरबार पहुंची। महाराज, उस दुष्ट कालदंत ने मेरे बच्चे को मार दिया। आप हमें न्याय दीजिए। चिंता मत करो गौरी, अपराधी को सजा जरूर मिलेगी। हाथी महाराज ने अपने सेनापति गेंडे को बुलाया। सेनापति, तुरंत जाओ और उस कालदंत को हमारे दरबार में लेकर आओ। जी महाराज। गेंडा गुस्से में कालदंत की मान तक पहुंच गया। ए कालदंत, बाहर निकल। महाराज ने तुझे तुरंत दरबार में बुलाया है। तेरे महाराज कौन होते हैं मुझे बुलाने वाले? जा यहाँ से, वरना बुरा होगा। अगर तू शांति से नहीं चला तो मैं घसीट कर ले जाऊंगा। अच्छा, तो आजा फिर। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही पलों में कालदंत ने गेंडे को घायल कर दिया। गेंडा किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और दरबार पहुंचा। महाराज, वो कालदंत बहुत खतरनाक है, उसे रोकना आसान नहीं। हाथी महाराज गंभीर हो गए। अगर ऐसा है तो अब हमें खुद जाना होगा। अगले ही पल हाथी महाराज अपनी सेना लेकर कालदंत की मांद पर पहुंच गए। कालदंत, आत्मसमर्पण कर दे, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। कालदंत बाहर निकला और जोर जोर से हंसने लगा। तुम मुझे डराने आए हो हाथी? इस जंगल का असली राजा मैं हूँ। ये जंगल नियमों से चलता है। यहाँ किसी को निर्दोषों पर हमला करने की अनुमति नहीं। नियम कमजोरों के लिए होते हैं, ताकतवर अपना नियम खुद बनाता है। इतना कहकर कालदंत ने हमला कर दिया। लड़ाई बहुत देर तक चली। आखिरकार हाथी महाराज भी घायल होकर पीछे हट गए। पूरा जंगल डर गया। सभी जानवर सोचने लगे कि अब उन्हें कालदंत से कोई नहीं बचा सकता। तभी बूढ़ा सियार धीरे धीरे दरबार में आया। महाराज, अगर बल से काम नहीं बन रहा तो बुद्धि से काम लेना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ महाराज, कल सुबह तक कालदंत इस जंगल से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अगले दिन सियार अकेला कालदंत के पास पहुंचा। प्रणाम कालदंत महाराज, मैं आपके लिए बहुत जरूरी खबर लाया हूँ। कौन सी खबर? जंगल में एक नया भेड़िया आया है। वो खुद को आपसे ज्यादा ताकतवर बता रहा है। क्या कहा? मेरी बराबरी करेगा वो? जी हाँ, वो तो आपको बूढ़ा और कमजोर भी कह रहा था। कालदंत गुस्से से आग बबूला हो गया। चल, अभी मुझे उसके पास ले चल। सियार उसे जंगल के पुराने खंडहर के पास बने गहरे तालाब तक ले गया। कालदंत महाराज, वो इसी तालाब में छिपा है। डर के कारण बाहर नहीं निकल रहा। कालदंत ने जैसे ही पानी में झांका, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। गुस्से में उसने जोरदार दहाड़ लगाई। पानी में भी वही आवाज गूंज उठी। बस फिर क्या था, कालदंत समझा कि दूसरा भेड़िया उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में पागल होकर वो सीधे तालाब में कूद पड़ा। तालाब बहुत गहरा था। कालदंत बाहर नहीं निकल सका।
कुछ ही देर में सब शांत हो गया। सियार मुस्कुराया। घमंड और क्रोध सबसे बड़ी दुश्मन होते हैं। जो खुद को सबसे ताकतवर समझता है उसका अंत जल्दी होता है। उस दिन के बाद अंधकार वन के सभी जानवर फिर। बहुत पुराने समय की बात है। विजयवन नाम के एक विशाल जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी रानी शेरनी और बेटा वीरू भी रहता था। जंगल के सभी जानवर उस बूढ़े शेर का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो हमेशा सबकी रक्षा करता था। लेकिन एक दिन अचानक बूढ़ा शेर बहुत बीमार पड़ गया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। रानी, अब शायद मेरा समय खत्म होने वाला है। मेरे बाद इस जंगल को संभालने वाला कोई चाहिए। तुम तुरंत सभी जानवरों को दरबार में बुलाओ। मुझे एक जरूरी फैसला सुनाना है। महाराज, ऐसा मत कहिए। आपके बिना ये जंगल सूना हो जाएगा। वीरू अभी छोटा है। हम दोनों अकेले कैसे रहेंगे? चिंता मत करो रानी, मैं सब सोच चुका हूँ। अब देर मत करो, सबको बुलाओ। थोड़ी देर बाद जंगल के सभी जानवर दरबार में इकट्ठा हो गए। बूढ़ा शेर धीरे धीरे उठा और कमजोर आवाज में बोला, मेरे प्यारे जंगलवासियों, मेरे बाद इस जंगल की जिम्मेदारी रानी शेरनी संभालेंगी। जब तक वीरू बड़ा नहीं हो जाता तब तक वही जंगल की महारानी रहेंगी। तभी वहां खड़ा एक चालाक लकड़बग्घा गुस्से में आगे आया। वो हमेशा जंगल में झगड़े करवाता रहता था। महाराज, ये ठीक नहीं है। जंगल का राजा तो हमेशा शेर ही होना चाहिए। वीरू को अभी से राजा बना दीजिए। जानवर किसी शेरनी की बात नहीं मानेंगे। चुप रहो धूर्त, वीरू अभी बच्चा है। रानी समझदारी से जंगल संभाल सकती हैं। जब समय आएगा तब वीरू खुद राजा बनेगा। लकड़बग्घा मन ही मन गुस्से से जलता हुआ वहां से चला गया। एक दिन मौका मिला ना तो मैं इस पूरे जंगल को अपने इशारों पर नचाऊंगा। कुछ समय बाद बूढ़े शेर की मृत्यु हो गई। रानी शेरनी ने पूरे जंगल की जिम्मेदारी संभाल ली। उसी दौरान दूर के जंगलों में सूखा पड़ गया। कई जानवर अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। उन्हीं जानवरों में एक सुंदर हिरनी मीरा और उसका बेटा मोनू भी थे। रास्ते में भटकते भटकते दोनों रानी शेरनी की जंगल में पहुंच गए। माँ, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। अब अपनी झुंड तक कैसे पहुंचेंगी? घबराओ मत बेटा, पहले किसी सुरक्षित जगह चलो। शायद यहाँ कोई हमारी मदद कर दे। तभी झाड़ियों के पीछे छिपा लकड़बग्घा दोनों को लालची नजरों से देख रहा था। वाह, कितनी सुंदर हिरनी है। अगर ये दोनों मेरे हाथ लग जाएं तो कई दिनों का खाना मिल जाएगा। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी रानी शेरनी का सलाहकार भालू वहां पहुंच गया। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रही हो? हम अपनी झुंड से बिछड़ गए हैं। हमारा जंगल सूख चुका है। कुछ दिन रहने की जगह मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। इसका फैसला महारानी करेंगी। मेरे साथ चलो। भालू दोनों को रानी शेरनी के पास ले गया। मीरा और मोनू को देखकर रानी आश्चर्य में पड़ गई। तुम लोग बहुत अलग दिखते हो, कहाँ से आई हो? महारानी, हम एक दुर्लभ हिरण जाति से हैं। हमारा जंगल खत्म हो चुका है, इसलिए भटकते हुए यहाँ तक आ पहुंचे। चिंता मत करो, तुम दोनों यहाँ सुरक्षित रहोगी। जब चाहो तब तक इस जंगल में रह सकती हो। तभी वहां वीरू आ गया। उसने मोनू को देखा और उसके साथ खेलने लगा। दोनों बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। वीरू और मोनू अब बड़े हो चुकी थी। उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत थी। ये सब देखकर लकड़बग्घा अंदर ही अंदर जल रहा था। अब समय आ गया है। मैं इन दोनों दोस्तों को एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा। एक रात मीरा रानी शेरनी के पास आई। महारानी, मुझे अपनी झुंड के निशान मिले हैं। मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। तब तक मोनू का ख्याल रखिएगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ, मोनू मेरे बेटे जैसा है। इतना कहकर मीरा ने रानी के कान में एक रहस्यमयी बात कही और वहां से चली गई। अगले दिन लकड़बग्घा गुफा में पहुंचा। उसने देखा कि रानी शेरनी गहरी नींद में पड़ी हुई हैं। अरे वाह, लगता है रानी मर चुकी है।
अब मैं सारा दोष उस हिरनी और उसके बच्चे पर डाल दूंगा। वो तुरंत वीरू के पास पहुंचा। वीरू, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और ये सब मोनू और उसकी माँ की वजह से हुआ है। ये सुनते ही वीरू गुस्से में गुफा की ओर भागा। उसने अपनी माँ को बेसुध पड़ा देखा और उसका गुस्सा बढ़ गया। वो सीधी मोनू के पास पहुंचा। धोखेबाज, तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को मार दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं वीरू, मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। जरूर कोई तुम्हें भड़का रहा है। तभी लकड़बग्घा बोला, अगर तुम्हारी माँ निर्दोष है तो वो जंगल छोड़कर क्यों भाग गई? धीरे धीरे बाकी जानवर भी लकड़बग्घे की बात मानने लगे। वीरू गुस्से में मोनू पर हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक रानी शेरनी वहां आ गई। रुक जाओ वीरू, ये तुम क्या करने जा रहे हो? रानी को जिंदा देखकर सारे जानवर हैरान रह गए। महारानी, आप जिंदा हैं? हाँ धूर्त, मैं मरी नहीं थी, मैं गहरी नींद में थी और मैंने तुम्हारी सारी साजिश सुन ली है। तभी अचानक चमकती रोशनी के साथ मीरा वहां पहुंची। डरिए मत, हम साधारण हिरण नहीं हैं, हमारी जाति के पास विशेष शक्तियां हैं। मैंने ही महारानी को गहरी नींद लाने वाला मंत्र बताया था। सच जानकर सारे जानवर लकड़बग्घी पर क्रोधित हो गए और उसे जंगल से हमेशा के लिए भगा दिया। महारानी, अब हमें अपना झुंड मिल चुका है, अब विदा लेने का समय आ गया है। रानी की आंखें नम हो गईं। वीरू और मोनू भी उदास हो गए। दोस्त, मुझे भूल तो नहीं जाओगी? कभी नहीं वीरू, सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती।